तो वेलकम हो गया आप सभी का फिर से ज्ञान सागर द ऑनलाइन एकेडमी चैनल पे, जहां हम सीख रहे हैं डिजिटल फोटोग्राफी कोर्स और ये वीडियो उस कोर्स का दूसरा पार्ट है। तो आगे बढ़ते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल फोटोग्राफी कोर्स में द रूल ऑफ थर्ड की तरफ, और इसके अंत तक आप ये समझ पाओगे कि आखिर एक आम तस्वीर को खास बनाते कैसे हैं। द रूल ऑफ थर्ड एक ऐसा रूल है फोटोग्राफी का जिससे आप सीख सकते हैं एक बेहतर तस्वीर लेना किसी भी कंडीशंस में, और ज़्यादातर तब जब आप अनश्योर हो वहाँ पे अपने सब्जेक्ट के बारे में, या फिर ये रूल आपको बहुत सारे फोटोग्राफी स्टाइल्स में भी हेल्प आउट करता है। ये एक काफ़ी आम टेक्निक है जो कि फिल्मों में भी बहुत ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए आगे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं एक तस्वीर की जो कि क्विक कंपोजिशन में लिया गया है रूल ऑफ थर्ड से। अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको 9 अलग अलग बॉक्सेस दिख रही होंगी जो कि 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजेंटल लाइन से मिलकर बनी है। और आप इस तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि फोटोग्राफर का जो मेन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे है जहाँ पे दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, और हमें इस सब्जेक्ट को इस क्रॉसिंग लाइन से थोड़ा आगे रखना होता है जिससे उस शॉट की कंपोजिशन काफी हद तक अच्छी आती है। हालांकि मैं तो यही सजेस्ट करता हूं कि जितना हो सके उतना तस्वीर लेने की आप कोशिश करो एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट की, ताकि बेहतर से बेहतर शॉट उस सब्जेक्ट की हमें मिल सके। तो आइए आगे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो कि रूल ऑफ थर्ड पे बेस्ड है। पोर्ट्रेचर फोटोग्राफी जो हमने स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी में देखा था, उसमें यह थर्ड ऑफ रूल बहुत ही हद तक मददगार साबित होता है। तो ये एक फोटो है जो कि पोर्ट्रेचर पिक्चर ली गई है। अगर आप इस पोर्ट्रेट स्टाइल के लिए नए हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। और अगर आप इस तस्वीर के कंपोजिशन को देखिएगा तो इसको रूल ऑफ थर्ड के नियम पे लिया गया है, और जिसके वजह से आप इस सब्जेक्ट को देखते ही सीधे उसकी आंखों पे नजर टिक जाती है, क्योंकि फोटोग्राफर का जो मेन इंटरेस्ट है वो उसकी आंखें हैं। और इसके लिए इन दोनों को वर्टिकल लाइंस के बीच में रखा है उसने। इसका मतलब यह है कि इसकी आंखें ही पूरी कहानी को बयां कर रही है कि वह किसी चीज को देख रहा है या फिर वो कुछ सोच रहा है, और हालांकि ये भी दिखा रहा है कि वो काफी गहराई से सोच रहा है। तो ये जो रूल है वो हमें लैंडस्केप फोटोग्राफी में भी काफी हेल्प करता है। जैसा कि हम इस तस्वीर को देखते हैं, ये एक लैंडस्केप फोटोग्राफ है, और ये भले ही शॉट परफेक्ट शॉट ना हो, लेकिन ये शॉट काफी बैलेंस शॉट दिखाई दे रहा है। और ये भी हो पाया है रूल ऑफ थर्ड से। जैसा कि जो पहला हॉरिजेंटल लाइन जहाँ पे लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे ये स्काई को टच कर रहा है, और जो दूसरी हॉरिजेंटल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है राइट साइड में वो लैंड पे फोकस कर रहा है। इसके वजह से हमें जहां फोटोग्राफर दिखाना चाहता है हमारी आंखें वहीं पे सेटल डाउन होती है, मेनली इसके लैंड और स्काई लाइन की तरफ। अगला ये रूल डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी में भी काफी हेल्प करता है, और अपने सब्जेक्ट को फ्रेम के अंदर रखना काफी महत्वपूर्ण होता है। ये कहीं ना कहीं पूरे के पूरे फोटोग्राफर पे डिपेंड होता है कि वो अपने ऑडियंस को क्या दिखाना चाहता है या क्या बताना चाहता है उस फ्रेम के अंदर। और ये रूल फोटोग्राफी हो या वीडियोग्राफी दोनों में ही अप्लाई होता है। बेसिकली ये डिपेंड करता है फोटोग्राफर के क्रिएटिव विजन पर कि आखिर वह क्या स्टोरी है जो वह उस फ्रेम में लोगों को दिखाना चाहता है। तो अगर और सिंपल शब्दों में कहूँ रूल ऑफ थर्ड के बारे में, तो ये एक जेन्युइन रूल है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का जो हम जनरली कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि रूल टूट भी सकता है क्योंकि रूल टूटने के लिए ही तो बना है, लेकिन आप ऐसा तभी कर सकते हैं जब आपके पास एक जेन्युइन रीजन हो, अन्यथा ये रूल बेस्ट होता है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए। आगे हम देखेंगे द SLR। SLR मींस सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, और ये टॉपिक फोकस्ड होगा SLR एंड DSLR पे, ताकि हम ये समझ सके कि एक्चुअली कैमरा के अंदर होता क्या है और दुनिया का हर कैमरा आखिर काम कैसे करता है। उम्मीद है कि इस टॉपिक को कवर करने के बाद आप एक कैमरा के बारे में
उसके इनर पार्ट्स को जान और समझ पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं इसके डिटेल्स को देखते हुए। और एसएलआर का जो पहला मेन कंपोनेंट होता है वह है लेंस एलिमेंट, और यह सिंपली एक इंटरफेस है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों, जो कि कैमरा बॉडी और लेंस जहां से लाइट अंदर की तरफ आती है, ये उन दोनों के बीच में होता है। तो हमारा दूसरा कंपोनेंट है रिफ्लेक्स मिरर, और ये इसेंशियली एक डायगोनल लाइन टाइप का लगा होता है जो कि लेंस से अंदर आने वाली लाइट को ये व्यू फाइंडर की तरफ रिफ्लेक्ट करता है, और बेसिकली लाइट बेंड होकर आंखों में आती है, जिसकी मदद से हम सीन्स को कैमरा में देख पाते हैं। नेक्स्ट है द शटर। वेल, जैसे ही शटर ओपन होता है तभी सारा का सारा लाइट कलेक्ट होता है और वह सीधे जाकर गिरता है फिल्म और सेंसर पे। यहाँ पे ये चीज ज्यादातर डीएसएलआर में यूज होती है। द फिल्म एंड सेंसर, ये अफेक्ट करता है कैमरा की कैरेक्टरिस्टिक्स को और डायरेक्टली आपके फोटोग्राफी को भी, कि आखिर आपका फोटोग्राफ दिखेगा कैसा। नेक्स्ट है द फोकसिंग स्क्रीन। ये जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और ये पहले के समय में बहुत इंपॉर्टेंट होता था फिल्म्स के लिए, जब ऑटो फोकस का जमाना नहीं था। नेक्स्ट है द कंडेंसर लेंस, और ये जो है वो हेल्प करता है लाइट को स्प्रेड होने में पेंटाप्रिज्म के अंदर। पेंटाप्रिज्म एक तरह का ऑप्टिकल ग्लास है जो कि लाइट को राउंड रिफ्लेक्ट करके हमारे आई पीस की तरफ ले जाता है, और ये आई पीस वह जगह होता है जहां से हम सीन्स को देखते हैं। एसएलआर कैमराज में एक प्रॉब्लम होती है जो कि कॉम्पैक्ट कैमराज में नहीं होती, और वह है उनका स्ट्रक्चर। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जब भी पिक्चर क्लिक होती है तभी उसका मिरर ऊपर की तरफ जाता है और लाइट को पास कर उसके सेंसर तक पहुंचाता है, और जैसे ही मिरर ऊपर जाता है वैसे ही सेंसर ओपन होता है और आपका सेंसर को आप ओपनली देख सकते हैं एसएलआर में। और जब हम इसमें लेंस को चेंज करते हैं तब उसका सेंसर जो है वो ओपन रहता है, जिसकी वजह से उसमें डस्ट और फंगस घुसने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और इस कैमरा में प्रॉब्लम आने लगती है। इसलिए हमें एसएलआर को टाइम टू टाइम मेंटेनेंस के लिए ले जाना होता है, और हालांकि डस्ट जो है वह सम एक्सटेंट तक क्लीन करने के बाद भी उसमें रह ही जाता है। एसएलआर को आप खुद भी क्लीन कर सकते हैं, और इसको करने के लिए आपको सेटअप मेनू में जाकर क्लीन इमेज सेंसर को क्लिक करना होता है, और जैसे ही आप क्लीन नाउ पे क्लिक करोगे तो एक क्लिक जैसी आवाज आती है, और जिससे आपका सेंसर बाहर की तरफ निकल आता है। फिर आप अपने लेंस को खोलकर उसे लेंस ब्रश से साफ कर सकते हैं, पर ध्यान दें यहाँ पे आप कोई भी ब्रश यूज नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम देखते हैं कैमरा के अंदर उसके मिरर को। तो ये जो मिरर होता है क्लिक के साथ ही ऊपर की तरफ जाता है, जिससे सेंसर बाहर एक्सपोज होता है। यहाँ पे एक और दूसरा मिरर होता है जिसको हम सेकेंडरी मिरर कहते हैं, और प्राइमरी मिरर जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है पेंटाप्रिज्म की तरफ और व्यू फाइंडर की तरफ। ये हालांकि ट्रांसपेरेंट भी होता है, जिससे लाइट उसके आर पार चली जाती है, लेकिन सेकेंडरी मिरर जो है वो लाइट को नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट करती है, जिससे हमें एक्सपोजर और ऑटो फोकस मिलता है। और ठीक अगर आप मिरर बॉक्स के नीचे देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगी मीटरिंग सेंसर, जो कि सही एक्सपोजर और सही ऑटो फोकस में हेल्प करता है। तो आइए हम देखते हैं डीएसएलआर को। अब क्या ही अंतर है एक एसएलआर और डीएसएलआर में। तो जैसा मैंने पहले भी कहा है कि एसएलआर का मतलब होता है सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा, वहीं डीएसएलआर का मतलब होता है डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा। और इन डीएसएलआर में होता है व्यू फाइंडर और साथ ही साथ में एक कलर लिक्विड ग्लास स्क्रीन, और इसको ही हम एलसीडी स्क्रीन के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ इसमें एक शटर बटन होता है जिससे हम फोटो क्लिक करते हैं, और इसको एक्सपोजर बटन भी कहते हैं। कुछ डीएसएलआर में ऐसे शू प्लेट बने होते हैं जिसको एक्सटर्नल फ्लैश और माइक के लिए यूज किया जाता है। डीएसएलआर का भी प्रोसेस कुछ ऐसा होता है कि लाइट जो है वो लेंस से पास होकर मिरर पे आती है और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर पेंटाप्रिज्म की तरफ जाती है,
और व्यू फाइंडर से फिर बाहर निकलती है। अब इसमें सिंगल लेंस का मतलब क्या होता है? तो सिंगल लेंस का मतलब होता है इंटरचेंजेबल लेंसेज, मतलब कि आप लेंस को बदल सकते हैं। अब एक और चीज होती है प्राइम लेंसेज, जिसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। आइए हम रिफ्लेक्स एस्पेक्ट को देखते हैं। तो ये रिफ्लेक्स एस्पेक्ट होता क्या है? तो ये रिफ्लेक्स एस्पेक्ट तब अकर होता है जब हम फोटो क्लिक करते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि जब तस्वीर लेते हैं तब लेंस से लाइट आती है और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर कैमरा के सेंसर तक पहुंचता है। हालांकि मिररलेस कैमराज में मिरर होता ही नहीं है और उसके जगह पे एक इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर होता है और इसको हम EVF के नाम से भी डिनोट करते हैं। और इस तरह के कैमराज में जब हम फोटो क्लिक करते हैं तो लाइट लेंस से पास होकर सीधा इमेज सेंसर की तरफ आती है और सेंसर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर की तरफ सिग्नल भेजता है, जिससे हम सीन्स को देख पाते हैं। ओके, तो जब आप मार्केट में अपने मनपसंद का कैमरा लेने जाओगे तब आपको एक और चीज सुनने को मिलेगी, जो है फुल फ्रेम सेंसर वर्सेस क्रॉप फ्रेम सेंसर। और इसका मतलब होता है सेंसर का साइज या फिर मिरर बॉक्स का साइज। हम इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे आगे बहुत सारे टॉपिक्स में, लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखो कि कोई भी कैमरा से हम अच्छी से अच्छी तस्वीर ले सकते हैं और ये टोटली डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूज कर रहे हैं। तो आइए टॉपिक में अब हम आगे बढ़ते हैं बेसिक DSLR सेटिंग की तरफ, और इससे हम सीखेंगे सारे बटन्स के फंक्शन और साथ ही साथ आप ये सीख पाओगे कि फोटोग्राफी में एक्सपेरिमेंट आखिर करते कैसे हैं इन सेटिंग्स की मदद से। और इसको सीखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल जरूर बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम टॉप ऑफ द कैमरा से, और इसमें बहुत सारे फंक्शंस को आप देख पा रहे होंगे। और इस एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है निकॉन D5600 DSLR कैमरा, जो कि एक काफी बेहतरीन कैमरा होता है जब आप स्टार्ट करते हो। आप इसके लेआउट में आराम से इसके सारे फंक्शन को देख सकते हैं। और पहला बटन जो है वह है रिकॉर्डिंग बटन, जो कि हमें रिकॉर्डिंग को स्टार्ट या स्टॉप करने के काम आता है। और बहुत सारे कैमराज में ये बटन एक यूनिवर्सल साइन रेड कलर से मार्क होता है। और इसके ठीक नीचे है पावर स्विच बटन, और इसको हम कैमरा ऑन या ऑफ करने के लिए यूज करते हैं। ये बटन शटर बटन के अराउंड होता है और हमें इसको जस्ट मूव करना होता है। हालांकि अलग अलग कंपनीज के कैमराज में बटन कहीं और भी हो सकता है, इसलिए आपको पहले चेक करना होगा। तो तीसरा है हमारा शटर रिलीज बटन, और ये बटन काफी कॉमन बटन होता है DSLR में, क्योंकि हम इस बटन से फोटो क्लिक करते हैं और इस बटन को लगभग इसी जगह पे पाओगे आप हर DSLR कैमराज में। तो हमारा नेक्स्ट बटन है एक्सपोजर कंपोजिशन बटन, और इस बटन से हम अपर्चर को कंट्रोल करते हैं। जब कैमरा मैनुअल मोड में ना हो तब ये बटन एक अच्छी एक्सपोजर ढूंढने में भी मदद करता है। मतलब कि ये तस्वीर जो है वो ऑटोमेटिकली लाइटर और ब्राइटर हो जाती है। इस बटन से ये यूज करने के बाद और भी कुछ सेटिंग्स होती है जो वो कैमरा अपने हिसाब से एडजस्ट करता है। इसके नीचे है द मोड डायल बटन, और इस बटन से आप अपना प्रीफरेबल शूटिंग मोड को चूज कर सकते हैं। तो आइए हम इसके मोड्स को समझते हैं, जहां आप देख पा रहे होंगे P फॉर प्रोग्राम, S फॉर शटर प्रायोरिटी, A फॉर अपर्चर प्रायोरिटी, M फॉर मैनुअल। और इसमें एक ग्रीन कलर का बॉक्स भी आप देख पा रहे होंगे जहां ऑटो लिखा है। यह बेसिकली ऑटोमेटिक मोड है, जिसको यूज करने से फ्लैश अपने आप की जरूरत के हिसाब से ऑन या ऑफ होता है। और साथ ही साथ इस बटन के ठीक नीचे हमें मिलता है नो फ्लैश ऑटोमेटिक मोड। साथ ही हमें मिलता है प्रीसेट सीन्स मोड, जिसको हम पोर्ट्रेट मोड, लैंडस्केप मोड और स्पोर्ट्स मोड भी कहते हैं। और साथ ही हमें इसमें मिलता है कुछ इफेक्ट्स मोड्स, जिसमें हम कुछ डिजिटल इन्हांसमेंट कर सकते हैं, जैसे कि उनके सेलेक्टिव कलर्स। हालांकि मैं तो यही सजेस्ट करूंगा
कि आप इन प्रीसेट मोड से दूर ही रहे, क्योंकि जब आप एक बार मैनुअल कंट्रोल सीख जाते हो तो बेस्ट से बेस्ट शॉट लेना किसी भी मोड में इजी हो जाता है आपके लिए। हालांकि आप इन सारे प्रीसेट्स को यूज करके देख सकते हैं कि उनके बीच की जो डिफरेंस है वो आखिर है क्या। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं द लाइव व्यू बटन की तरफ। तो ये जो बटन है वो यूज होता है DSLR में मिरर को लॉक करने के लिए, जिससे ऑप्टिकल व्यू फाइंडर ब्लॉक हो जाता है और ये आपको एक चांस देता है अपने पिक्चर को प्रीव्यू करने के लिए, वो भी डायरेक्टली LCD पे। हालांकि आप इस स्विच को मिररलेस कैमरास में नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें हमेशा लाइव व्यू ही आता है। और इस तरह के कैमरास में एक जनरली बटन होता है जिससे आप डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर से स्क्रीन पे प्रीव्यू कर सकते हैं। हमारा आखिरी बटन है कमांड डायल बटन, और इस बटन को हम यूज करते हैं एपर्चर को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन उसके लिए हमें एक्सपोजर कंपोजिशन बटन को क्लिक करके डायल को व्हील की तरह घुमाना होता है, जिससे एपर्चर ज्यादा या कम होता है। और इस बटन को जनरली नेविगेशन के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि मेन्यू। साथ ही साथ हम इस बटन से ISO और वाइट बैलेंस को भी कंट्रोल करते हैं। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं कैमरा के लेंस साइड की तरफ। तो ये है DSLR निकॉन D5600 का साइड व्यू, और यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत सारे फंक्शन, और ये फंक्शन को आप नोट डाउन कर ले, क्योंकि हर कैमराज में फंक्शन के बटन सेम जगह पे नहीं होते। आइए हमेशा की तरह हम ऊपर से नीचे की तरफ सारे फंक्शंस को देखते हैं। तो पहला है हमारा फ्लैश बटन, और ये बटन दूसरे कैमराज में दूसरी जगह पे हो सकता है, लेकिन दुनिया के हर तरह के कैमराज में एक यूनिवर्सल साइन का यूज होता है, जो कि लाइटनिंग बोल्ट का साइन होता है। इससे हम फ्लैश बटन को मार्क करते हैं, जिससे आप किसी भी तरह के कैमराज में इस बटन को ढूंढ सकते हैं। अगर आप इस बटन को होल्ड करके रखते हैं तो एक्सपोजर कंपनसेशन ऑन हो जाता है, जिससे आप फ्लैश लाइट के ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन बटन, और ये बटन काफी इंपॉर्टेंट होता है जैसे जैसे आप कैमरास के साथ फैमिलियर होने लगते हो। इस फंक्शन बटन को हम जनरली किसी भी फंक्शन को सेट करके यूज कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई एक फंक्शन है कैमरा में जो हम एक क्लिक में यूज करना चाहते हैं, लेकिन वह फंक्शन मेनू में कहीं अंदर की तरफ है, लेकिन हम इस फंक्शन बटन के मदद से उस फंक्शन को हम इस बटन पे सेट करके एक क्लिक में यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने लेंस की तरफ, और इसमें पहला है हमारा जूम रिंग, और ये रिंग जनरली लेंस को इन और आउट करने में यूज आता है, जिससे हम सीन्स को डिस्टेंस से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोकस रिंग, और ये रिंग बिगर जूम रिंग के पास होता है, और इस रिंग से आप पिक्चर की फोकस को कंट्रोल कर पाते हैं। हालांकि ये डिपेंड करता है आपके कैमरा के टाइप पे कि आपको कितना फोकस पावर मिलेगा, और ये रिंग तभी यूज होता है जब आपका कैमरा ऑटो फोकस मोड में नहीं मैनुअल मोड में हो। हाँ, वैसे फोटोग्राफर्स जो हैं, जो काफी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो ज्यादातर लार्जर फोकस रिंग का यूज करते हैं, क्योंकि उनकी ज्यादातर तस्वीरें मैनुअल मोड पे ली जाती है। हालांकि बिगनर्स ऑटो फोकस का भी यूज कर सकते हैं, तब तक जब तक वो एक्सपर्ट ना हो जाए। तो नेक्स्ट है हमारा लेंस रिट्रैक्ट बटन, और टेक्नोलॉजी इन्हेंसमेंट के साथ हमें बहुत सारे रिट्रैक्टेबल लेंसेज मिल रहे हैं, क्योंकि रिट्रैक्टेबल लेंसेज काफी कॉम्पैक्ट होते हैं नॉन रिट्रैक्टेबल लेंसेज के मुकाबले। जब हम इस बटन को क्लिक करते हैं तभी लेंस जूम ऑन होता है और कैमरा ऑपरेशनल मोड में आता है, और जब हमारी शूटिंग खत्म हो जाती है तो हम इस बटन को दबा के मूव करने से लेंस फिर से रिट्रैक्ट हो जाती है। उसके साथ ही हमारे पास है लेंस रिलीज बटन, और इस बटन का हम यूज करते हैं लेंस को अलग करने के लिए। जब आप इस बटन को दबाते हो तब लेंस माउंट अनलॉक हो जाता है,
फिर आपको लेंस को घुमाना होता है, जिससे लेंस कैमरा बॉडी से अलग हो जाता है। और जब आप लेंस को लगाते हो तो जरूरी नहीं कि आप इस बटन को दबाए रखें, वह खुद ही लेंस को माउंट कर लेता है। हालांकि बहुत फोटोग्राफर्स को ऐसा लगता है। फिर आखिरी है हमारा द ड्राइव मोड बटन, और यह बटन हम यूज करते हैं कैमरा ड्राइव मोड को कंट्रोल करने के लिए, जहां हम इसकी मदद से सिंगल शॉट, कंटिन्यूअस शॉट या फिर काउंटडाउन टाइमर शॉट ले सकते हैं। तो आज के टॉपिक में बस हम यहीं तक रखते हैं, और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो इस टॉपिक से तो आप कमेंट करके मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।